मैं पिछले 2 सालों से वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को टीएस पढ़ा रहा हूँ। इसी कड़ी में मैं आप लोगों को आज हिस्ट्री डिस्कस करूँगा। हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, कितने फेज में पढ़ेंगे, वो सभी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो होता है उसका जो फेज होता है स्टोन एज से लेकर 8वीं सदी यानी गुप्त काल तक, गुप्त या गुप्तोत्तर काल तक। उसका जो मिडिवल हिस्ट्री होता है उसका जो फेज होता है 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक औरंगजेब की मृत्यु तक। उसका जो तीसरा फेज होता है मॉडर्न हिस्ट्री को जो देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। इसको हम 8वीं 18वीं सदी से लेकर 1947 इंडिया को आज़ाद होने तक, यहाँ तक की हिस्ट्री को हम अध्ययन करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखा जाता है एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से देखा जाता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इसके एक एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे। इसको सहूलियत के लिए हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला फेज जो होगा, पहले फेज में हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट से पहले यानी 1760 से लेकर 1885 तक की हिस्ट्री का इसमें हम अध्ययन करेंगे। दूसरा जो फेज होगा नेशनल मूवमेंट जो 1850 से लेकर 1947 तक का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट से पहले का जो फेज होगा उसमें हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, एक तो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हम कंपनियों का आगमन का क्रम देखेंगे, कौन कौन सी कंपनियां आई थी, कब आई थी, उनका नाम क्या था और ये कंपनी गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी, इसका हम अध्ययन करेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा 18वीं सदी के बाद यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1760 के बाद जो इंडिया था वो किस रूप में था, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि 1760 के बाद अनेक छोटे छोटे स्टेट का उदय होता है, जिसमें अवध हो गया, निजाम हो गया, हैदराबाद का निजाम हो गया, मैसूर हो गया। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अवध की स्थापना किसने की थी, कब हुआ था, इसके शासक कौन कौन थे, हैदराबाद के शासक कौन कौन थे, मैसूर की स्थापना हैदर अली ने किया था तो कब किया था, हैदर अली के बाद कौन आया, ये सब चीजें हम देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ब्रिटिश राज की स्थापना एवं विस्तार। इसमें हम देखेंगे कि जो अंग्रेजी सत्ता थी कैसे स्टेब्लिश हुई और इसका आगे कैसे एक्सपेंशन होते गया, विस्तार होते गया, इसको हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेजी राज का जो विस्तार हुआ इसके लिए अनेक युद्ध लड़े गए, उसमें युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और आगे का विस्तार होता गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम देखते हैं पहला युद्ध था आंध्र कर्नाटक युद्ध, जो सबसे पहले 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया। फर्स्ट आंध्र कर्नाटक युद्ध, सेकंड आंध्र कर्नाटक युद्ध, थर्ड हुआ। उसके बाद आंध्र मैसूर युद्ध देखेंगे, बंगाल विजय देखेंगे, आंध्र मराठा युद्ध देखेंगे, सिंध का विजय, पंजाब का विजय, इसमें हम देखेंगे। चौथा जो टॉपिक होगा हमारा ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, यानी कि 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई के बाद जब इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज इंडिया के बंगाल की सत्ता पर काबिज हो गए, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कठपुतली नवाबों को बैठा दिया सत्ता पे। उसके बाद 1757 से लेकर 1947 तक इंडिया को लेके उनकी क्या नीति रही, प्रशासन को लेकर क्या नीति रही, इकोनॉमी को लेकर क्या नीति रही, न्याय व्यवस्था को लेकर क्या नीति रही, पुलिस व्यवस्था के लिए क्या पॉलिसी रही, समाज के लिए क्या पॉलिसी रही, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर देखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, हालवाड़ी, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। देखेंगे इसमें कि परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ लागू था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू था। फिर रैयतवाड़ी देखेंगे हम, हालवाड़ी, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। प्रशासनिक नीतियाँ में देखा जाएगा ICS एक्ट 1861 लाया गया, जिसके तहत प्रशासनिक अधिकारी को डायरेक्शन देता है। ये नीति जो आज भी लागू है, वर्तमान में ये भी इसी को फॉलो किया जाता है। उसके अलावा प्रशासन में और भी बहुत सारे काम किए गए, जिसको जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। न्याय व्यवस्था में देखा जाएगा, न्याय व्यवस्था को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया और 1860 का IPC इंडियन पिनल कोड जो आज भी लागू है, आज भी जो
आपराधिक मामले होते हैं इसकी तरफ फॉलो किया जाता है। उसके बाद 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया। उसके बाद 1935 में फेडरल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की तरफ फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो आज़ादी के बाद 1947 में इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। ये हम देखेंगे। पुलिस व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया लोगों ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल था। इसने 20 से 25 किलोमीटर थानों की स्थापना की और उस थानों में दरोगा, जो आज के दरोगा को हम जानते हैं, उसके पद को सृजित किया। ये सारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या पुलिस का जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछता है कि थानों की स्थापना किसने की या दरोगा के पद को सृजित किसने किया। एसपी का पद, एसपी का पद दरोगा का पद किसने सृजित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। उसके बाद हम देखेंगे कि समाज और संस्कृति को लेकर अंग्रेजों की क्या नीतियाँ थी। इसको हम सबसे इम्पोर्टेंट समाज में ये काम किया गया कि सती प्रथा की समाप्ति की गई 1829 में रेगुलेशन 17 के। उसके बाद 1856 में विधवा विभाग को महत्व दिया गया कि अब विधवा भी फिर से विवाह कर सकते। ये समाज को लेकर नीतियाँ हैं। शिक्षा को लेकर नीति भी अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नीतियाँ ये शिक्षा के लिए है, जो 1854 से स्टार्ट होता है 1948 तक लगातार शिक्षा को लेकर कोई ना कोई कमीशन, कोई ना कोई आयोग, कोई ना कोई योजना लाया जाता है। सबसे पहले शिक्षा को लेकर जो नीति लाई गई डलहौजी के द्वारा चार्ल्स डिस्पैच के नाम से जाना गया 1854 में, जिसे शिक्षा का नया कहा जाता है। उसके बाद हंटर कमीशन आया लॉर्ड बेकन के काल में 1882 में। लॉर्ड कर्जन आया कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1904। फिर सैगनार आयोग आया 1917। हार्टोग आयोग आया 1929। वर्धा शिक्षा योजना जो गांधी जी द्वारा लाया गया था 1937 में, जिसमें कहा गया था कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, और इसी के आधार पर जाकिर हुसैन कमेटी का गठन किया गया था। और इस योजना को सबसे पहले लागू करने वाला बड़ौदा रियासत था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्जेंट प्लान आया 1944 में। वेवेल इस समय था, गवर्नर जनरल वेवेल था। उसके बाद राधाकृष्णन आयोग 1948 में श्री राजगोपालाचारी इसके अध्यक्ष थे। इसी के रिकमेंडेशन पे 1953 में, किसके रिकमेंडेशन पे? राधाकृष्णन आयोग के रिकमेंडेशन पे 1953 में जो आज का विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी का गठन किया गया, जो आज हम यूजीसी के नाम से जानते हैं, उसका गठन किया गया। पहली बात तो आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका भी जड़ इसी में है। और सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया, जिसमें 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन हुआ और नई शिक्षा नीति लाएगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसके 34 साल बाद कस्तूरबा समिति के रिकमेंडेशन पे 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी लाएगी। तो जो शिक्षा में सुधार हुआ है या नई शिक्षा नीति लाई गई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये अंग्रेजों के जमाने से चार्ल्स डिस्पैच जो पहला कदम था शिक्षा का मैंने काटा था, वहीं से स्टार्ट हुआ है। और समय समय पर शिक्षा में सुधार के लिए अलग अलग आयोग का गठन किया जाता है। ये हो गया शैक्षिक नीति। देखिए उसके बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राज के विद्रोह। 1857 का विद्रोह देखेंगे, आदिवासी विद्रोह देखेंगे, नागरिक विद्रोह, किसान विद्रोह। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। समाज और धर्म सुधार के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए, जैसे कि राजाराम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया हिंदू धर्म सुधार के लिए, मुस्लिम धर्म सुधार के लिए सर सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन चलाया गया, आर्य समाज की स्थापना किया गया, वासना समाज की स्थापना किया गया, रामकृष्ण मिशन वो विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। ये सब चीजें हम एक चीजों को कौन स्थापना किया था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 10 मिनट का ओवरव्यू था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, नेशनल गवर्नमेंट से पहले क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे।
फिर जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे और विस्तार से एक चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। और क्वेश्चंस भी देखेंगे हम प्रीवियस ईयर का, क्वेश्चंस को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहला टॉपिक हम देखते हैं, उसको हम क्या रहे हैं। पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, एक एक कंपनियों को देखना पड़ेगा। पहला टॉपिक हम देखेंगे कि इनके आने का क्रम क्या था। यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम क्या था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, पुर्तगाली आए, यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम हम देखते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगालियाँ, पुर्तगाल, इसके बाद डच, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद डेन्स, इसके बाद फ्रांसीसी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कितने नंबर पे आई थी कंपनियों का आने के क्रम में। तो 3rd नंबर पे, फर्स्ट पे पुर्तगाली, सेकंड पे डच, थर्ड पे ईएस, फोर्थ पे डेन्स, फिफ्थ पे फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली है। ये तो क्वेश्चन हो गया। फिर हम देखते हैं कि जो अलग अलग कंपनियां थी, पुर्तगाली कंपनी का नाम कुछ और था, डच कंपनी का नाम कुछ और था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका पूरा नाम कुछ और था। इसका नाम हम देखते हैं, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? इस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? इस्तादो द इंडिया, इस कंपनी का नाम था। ये पूर्णतः सरकारी यानी फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। दूसरा हम देखेंगे डच कंपनी। डच कंपनी का नाम था डच द ओस्ट, इसका नाम था, या इसका नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट इनटू द ईस्ट। ये निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। ये डच कंपनियां थी, सेमी गवर्नमेंट थी, सेमी गवर्नमेंट थी, सेमी मैन। फिर डेन्स, डेनमार्क की कंपनी थी। फिर आपको फ्रांसीसी, फ्रांसीसी द कंपनी इंडे ओरिएंटे था, इस कंपनी का नाम था। ये हम देख रहे हैं कि ये जो अलग अलग कंपनियां थी इनका नाम क्या था, और ये सेमी गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट थी, ये हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा पुर्तगाली कंपनी को उठाएंगे और इसके एक एक चीज को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, मिटाने में थोड़ा मिल रहा है, कोई बात नहीं है। पुर्तगाली, पुर्तगाली कंपनी को देखेंगे। ये कब आया? 1498 से लेकर 1961 तक इंडिया में। यानी कि पुर्तगाली जो कंपनी थी सबसे पहले इंडिया में 1498 में, सबसे लास्ट में इंडिया से लेकर सबसे लंबे समय तक ये इंडिया में। ये पुर्तगाली जो कंपनी थी पश्चिमी तट पे अधिक सक्रिय थे। मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ, ये पश्चिमी तट पे, ये इंडिया का पश्चिमी तट है। यहाँ गोवा, ये कालकट, कोचीन, कोचीन पश्चिमी तट पर सक्रिय थे। जो वास्को डी गामा था 1498 ईस्वी में, 14 मई 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप होते हुए
ये अफ्रीका का एक पॉइंट है जहाँ पे पेपरवुड होते हुए ये कालीकट पहुंचा 1498 में। कालीकट पहुंचने के बाद यहाँ का शासक कौन था? कालीकट का शासक था जमीरी। यहाँ मिला इससे और यहाँ से मसालों का व्यापार करके 60 गुना लाभ कमाया, यूरोप में बेचकर 60 गुना लाभ कमाया। उसके बाद क्या हुआ? 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए क्या होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट पहुंचा। यहाँ का शासक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तो वहां का शासक कौन था? वहां का शासक कौन था? जमीरी था। फिर 1500 ईस्वी में कौन आया? पेट्रो अल्ब्रेज गिब्राल्टर भारत आया। 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आया। कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आया। कोचीन में अपनी पहली स्थापित की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो कोचीन में। ये इनकी प्रारंभिक कैपिटल भी था। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आया तो इंडिया का शासक कौन था? उस समय इंडिया का शासक था इब्राहिम लोदी, यानी भारत का शासक उस समय कौन था? इब्राहिम लोदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हम पुर्तगालियों में बहुत ये उनका एक अभियान देखे हैं। सबसे पहले कौन आया? 1498 में वास्को डी गामा आया। उसके बाद 1500 में पेट्रो अल्ब्रेज गिब्राल्टर आया। फिर 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आता है। कोचीन में भी फैक्ट्री स्थापित करता है। कोचीन यहाँ है केरल में। कोचीन में भी फैक्ट्री स्थापित करता है। ये इनका अभियान है। इसके बाद इनके अनेक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आए, जैसे कि नीना डी कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ये सब आए और बहुत सारे चीज़ों को ले गए। जैसे अल्फांसो आम इंडिया में नहीं होता है, पुर्तगालियों को देना है। अनानास पुर्तगालियों को देना है। ये सभी चीज़ें पुर्तगाली हमारे आए, पुर्तगाल से इंडिया में आया, जो इंडिया की नहीं थी। ये सब चीज़ें हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।